बात करने के लिए हमारे साथ में एआईएमआईएम के अध्यक्ष, सांसद और सुप्रीम कोर्ट के एक याचिकाकर्ता असदुद्दीन ओवैसी जुड़ रहे हैं। असद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज तक से बात कर रहे हैं इसके लिए। लेकिन एक अहम बात इस फैसले से को लेकर बात की जा रही है, वो ये की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ताओं ने कोई ऐसा केस नहीं साबित कर पाए हैं अब तक जिसके वजह से इस पूरे कानून को स्टे लगा दिया जाए, जो आपकी प्रमुख मुख्य मांग थी। तो आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? क्या आप इसे मानते हैं कि एक सेटबैक है आपके लिए और बाकी तमाम याचिकाकर्ताओं के लिए? ये सेटबैक इंडिविजुअल मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं तो उसमें पार्टी था और मेरे लॉयर जनाब निजाम पाशा साहब थे। ये सेटबैक है वक्फ बोर्ड के लिए, ये सेटबैक है वक्फ प्रॉपर्टीज के डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन और इलीगल एंक्रोचर्स से हटाने के लिए। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूं। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि इस तरह के जितने अमेंडमेंट सरकार ने लाए थे उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाएगा, मगर इंटरिम ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने वो नहीं किया। तो यकीनन ये मेरी राय में तो सेटबैक है, और जिसको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसी तरह की बात रखी है जनता के सामने मीडिया के जरिए। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं कि वक्फ अपना मालिकाना हक खो रहा है, क्योंकि आपकी ये प्रतिक्रिया काफी दिलचस्प है। और वो आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है और जो सरकारी जमीन है उस पर जो वक्फ का कब्जा है या वक्फ उसको घोषित किया जाता है वो नहीं माना जाएगा। तो क्या इसके वजह से वक्फ अपना मालिकाना हक खो रहा है, ये मानना सही होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि यह गलत है। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। देखिए साहिल साहब, जब लोकसभा में डिबेट हो रही थी तो उस वक्त माने डिबेट स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले स्पीकर साहब ने इजाजत दी और 4 अमेंडमेंट उन्होंने पेश कर दिए। मेरे को एक बात बताइए कि आप एएसआई का कह रहे हैं, उसका ओनर वक्फ बोर्ड है, मगर इस कानून के जरिए बताया गया कि अब वक्फ बोर्ड ओनर नहीं है। तो वक्फ का नुकसान हुआ या फायदा हुआ, हमको बताइए। अब जितने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, एएसआई क्या करेगा? जैसे संभल में एएसआई कहेगा नहीं, हो सकता है कि संभल की मस्जिद भाई पुरानी है, उसमें आप नमाज मत पढ़िए, एक वक्त पढ़िए या जुमे के दिन आइए। कौन रोकेगा उसको? आप कैसा वक्फ बोर्ड का फायदा कहां हो रहा है उसे बताइए। आपने तो ले लिया, उसका ओनर वक्फ बोर्ड नहीं है। अच्छा, तीसरी बात, सच्चर कमेटी उठा के पढ़िए आप। सच्चर कमेटी के लास्ट पेजेस में लिखा हुआ है कि दिल्ली में खुद 130 के करीब प्रॉपर्टीज पर एएसआई कब्जा करके बैठी हुई है। सच्चर कमेटी ने कहा कि उसको वापस करो। अब वो 130 प्रॉपर्टीज चले गए। चौथी बात यह कि जितने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, बीजेपी उसको वहां पर एक तमाशा करेगी, वहां पर कुछ ना कुछ एक झगड़ा पैदा करेगी। क्यों करेगी, कैसे करेगी, सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया नॉन मुस्लिम मेंबर्स पर। जितने स्टेट वक्फ बोर्ड है साहिल साहब, इलेक्शन नहीं होगा एमएलए कैटेगरी के लिए, एमपी कैटेगरी के लिए, मुतवल्ली कैटेगरी के लिए, जुडिशरी के लिए, पूरा नॉमिनेशन होगा। तो बीजेपी किसको नॉमिनेट करेगी? इम्तियाज जलील को नॉमिनेट करेगी महाराष्ट्र में, या फिर उनके जो लोग उनकी बात को मानेंगे और कंप्लीटली वक्फ को बर्बाद करेंगे उनको नॉमिनेट करेंगे? और उसके बाद जब जितने मसाजिद हैं, अच्छा वक्फ बाय यूजर का नहीं हुआ भाई। वक्फ बाय यूजर साहिल साहब, आप महाराष्ट्र से आते हैं, आप फोन करके लगाइए। ऐसे कई मस्जिद लोग बनाते, मुसाफिर खाने खानखा बनाते, अपने पिताजी मर गए, मां मर गए, उनकी याद में, वो रजिस्टर नहीं करते। तो अब आप रजिस्टर नहीं करे तो वक्फ किसके लिए बनाते हैं? अल्लाह के लिए। बनाने वाला मुतवल्ली, बेनिफिशियरी कौन है? मैं हूं, नमाज पढ़ने वाला। अब कल आप जाके तोड़ देंगे, नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो बेनिफिशियरी का नुकसान कैसे होगा बताइए। तो ये हमारे चीजें हैं, ये हमारे जेन्युइन ये बात ठीक है कि आज की स्थिति में वक्फ की प्रॉपर्टीज में से करीब करीब आधे से ज्यादा संपत्ति जो प्रॉपर्टीज है वो वक्फ बाय यूजर के नाम पर है। लेकिन उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एप्रीहेंशन भी दर्ज किया है और उस पर सॉलिसिटर जनरल ने वादा किया है कि ये तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगा। और यह भी उन्होंने कहा है कि इस मामले में किसी भी तरीके से हम जो पुरानी वक्फ बाय यूजर की प्रॉपर्टीज है उसका मालिकाना हक छीनने की कोशिश नहीं करेंगे, यह भी उन्होंने कहीं ना कहीं उसमें कहा है। तो आप इससे संतुष्ट नहीं है? क्योंकि ये सब सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने वादे किए हुए हैं। देखिए, वादे जो बीजेपी करती है ना, वो वफा नहीं करती है। चलिए मान लीजिए, चलिए अब मानते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, जितने वक्फ बाय यूजर हैं जो अभी रजिस्टर नहीं हुए,
सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई 1923 से कानून है, तुमने रजिस्टर क्यों नहीं करा? अरे भाई, जो मुतवल्ली है उसका वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, उसने नहीं रजिस्टर कराया, बेनिफिशियरी तो मैं हूं ना। आप उसको आप तोड़ देंगे, डेमोलिश कर देंगे उसको। दूसरी बात, आपका और एक क्वेश्चन क्या था उसमें, मैं भूल गया, वक्फ यूजर का, नहीं, मैंने कहा कि वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगा, वो पुराने रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। सुन लीजिए, सेक्शन 3, आप अब सेक्शन 3 उठाकर पढ़िए। डीड कहां से लाएंगे बताइए? डीड कहां से लाएंगे? अच्छा, वो तो डीड नहीं दिए तो बताइए ये किसने बनाया था? अरे भाई, 350 साल पहले किसने बनाया था? मेरे पास तो कोई टाइम मशीन नहीं है कि मैं टाइम मशीन में जाकर देखकर बताऊं। कहां से लाके बताऊंगा मैं? अच्छा, इसका रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? कलेक्टर। लेकिन अब तो ये ट्रिब्यूनल तय कर सकता है ना ओवैसी साहब, लेकिन अब तो ये ट्रिब्यूनल तय कर सकता है। आपके पास इस प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने के लिए अभी भी मौका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप रजिस्टर कराइए उसको, जहां तक आपको मौका मिला है। उस ट्रिब्यूनल में, उस बोर्ड पे मुसलमानों का, मुस्लिम समुदाय का बहुमत होगा, यह भी अब पूरी तरीके से साफ हो चुका है। जहां तक हो सके सीईओ भी मुस्लिम कम्युनिटी से होगा, यह भी कहा गया है। आप कंफ्यूज हो रहे हैं। जो प्रॉपर्टीज पे, वक्फ प्रॉपर्टीज पर गवर्नमेंट का कब्जा है, 3C में कहा गया था कि कलेक्टर अपना फैसला करके इंक्वायरी ऑर्डर करेगा और इंक्वायरी के दौरान वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जा रहा है। मैं आपसे कुछ और पॉइंट कह रहा हूं। जो रजिस्ट्रेशन ही होगा, जो पहले वक्फ बाय यूजर थे, जैसा कि उत्तर प्रदेश में 90% वक्फ प्रॉपर्टीज वक्फ बाय यूजर हैं, तो अब उसको रजिस्टर कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। कलेक्टर कौन है? कलेक्टर तो स्टेट गवर्नमेंट का अपॉइंटी है ना। कलेक्टर ही सर्वे करेगा, कलेक्टर करेगा, तो उसमें तो बहुत सी तमाशे होने वाले हैं, देखना आगे जाके आप। तो आपको कहीं ना कहीं डर है कि जब संभल जैसे मुद्दे निकलेंगे तब एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स आपके हाथ से छीन लिए जाएंगे, और जिसके वजह से देश में एक नए तरीके की राजनीति शुरू हो सकती है। यह आपको कहीं ना कहीं डर इस पूरे फैसले की वजह से लग रहा है? डर का नहीं है, होगा ये। देखिए, आप बोर्ड का इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, आप नॉमिनेट करेंगे पूरों को, सब आपके ही चहीते रहेंगे सब। हाँ, दूसरा, संभल की मस्जिद वक्फ मालिक है, मगर अब वक्फ मालिक नहीं है, मालिक एएसआई हो गया। भाई, एएसआई का एस्मर एक्ट आप पढ़िए, एएसआई मालिक नहीं हो सकता। एएसआई खाली आपको बोलता है कि साहिल साहब ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इसको इस तरह से आप करेंगे, ये हमारे से एग्रीमेंट करिए, इस तरह करिए। एक्विजिशन आप कर सकते हैं, मालिक नहीं हो सकता एएसआई। आप अब मालिक हो चुका है, तो एएसआई उसमें बहुत तमाशे करेगा। बताइए, मैं तो मस्जिद को खो सकता हूं ना, मैं तो अपनी वक्फ प्रॉपर्टी को खो चुका हूं, मैं वक्फ बोर्ड का मालिक हूं, मैं तो खो दिया। सच्चर कमेटी में लिखा हुआ है 120 वक्फ प्रॉपर्टी, जिसमें मस्जिद, दरगाहें और कब्रिस्तान भी हैं, वो सब एएसआई कंट्रोल में है। तो उसको कौन रोकेगा बताइए? ट्राइबल एरिया का सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। मेरे को एक बात बताइए साहिल साहब, हमारे भारत की लोकसभा में हमदुल्ला सईद लक्षद्वीप का एमपी हैं, उनके पिताजी 9 मर्तबा के सांसद। अब हमदुल्ला सईद अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं कर सकेगा, तो आर्टिकल 25 का वायलेशन नहीं है ये? आर्टिकल 29 का वायलेशन नहीं है ये? बताइए, फिर इसका जवाब कौन देगा? ये सब जो अफसोस की बात यह कि सेक्युलर पार्टी के लोग बड़े खुश हो रहे हैं। अरे पढ़ लो यार, तुमको पढ़ना नहीं आता तो किसी से पूछ लो। मैं हमारे लॉयर निजाम पाशा के नहीं, लेकिन उसके साथ साथ असद भाई, सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ यह भी कहा है कि अभी भी आप प्रावधानों की वैधता को लेकर, यानी जो इस पूरे प्रोविजंस है उसके वैलिडिटी को लेकर अभी भी आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। ये इंटरिम फैसला हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनकी वैलिडिटी को लेकर आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि मामला अभी चलेगा। तो ये सारे मुद्दे आप सुप्रीम कोर्ट पे उठाएंगे अभी दोबारा, क्योंकि आपने कई सारे मुद्दे ऐसे उठाए हुए हैं जो आमतौर पर बाकी विपक्षी पार्टियां नहीं उठा रही है। देखिए, ये तो इंटरिम ऑर्डर जरूर है, मगर क्या कोई मुझे बता सकता कि ये फाइनल ऑर्डर हो जाएगा, फाइनल हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी? जितना विंडो बीजेपी को मिलेगा, इस विंडो में बीजेपी प्रॉपर्टीज को कमजोर करेगी, नुकसान पहुंचाएगी, प्रॉपर्टीज लूज करेंगे मुसलमान। आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है? खड़ा कर दिए जाएंगे। फाइनल हियरिंग सुप्रीम कोर्ट जल्द शुरू करे, ये भरोसा आपको नहीं है आज की स्थिति में? क्या यह इंटरिम ऑर्डर के बाद आपको लग रहा है कि फाइनल हियरिंग नहीं होगा? देखिए, भरोसे का सवाल नहीं है, भरोसा है, मगर कब शुरू होगा वो तो सुप्रीम कोर्ट का प्रोरोगेटिव है ना।
क्या सुप्रीम, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते सुप्रीम कोर्ट से, मगर ये जो कंटेंशियस अमेंडमेंट्स के ऊपर जो स्टे नहीं लगा तो बीजेपी तो उसको एकदम ही तरीके से खत्म कर देगी। अच्छा, सीओ का अपॉइंटमेंट बीजेपी बोल देगी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एज फार एज पॉसिबल, बीजेपी बोलेंगे यस देयर इज नो मेरिटोरियस मुस्लिम कंपलसरी नहीं है। सीओ नहीं, वो पार्शियल। अच्छा, जो 5 साल का मुसलमान का जो स्टे लगा, कंप्लीट स्टे नहीं है। बीजेपी इस तरह से रूल्स बनाएगी कि जो मुसलमान इस्लाम कबूल करेगा, जो इंसान इस्लाम कबूल करेगा, वो तो प्रॉपर्टी दे नहीं पाएगा। मेरा क्वेश्चन बीजेपी से ये है, अगर वो शख्स कोई इस्लाम कबूल करता है तो क्या वो हिंदू धर्म को नहीं दे सकता? बोले हाँ दे सकता, क्रिश्चियनिटी दे सकता, दे सकता। तो भाई ये रूल्स हमारे लिए क्यों? जब किसी और धर्म के लिए नहीं है तो हमारे लिए क्यों है रूल्स? ये तो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है मेरे। ये आगे क्या सर असद भाई, आगे क्या? क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम फैसला आ चुका है। ये भी बात आप सही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का प्रेरोगेटिव है कि इसका अंतिम जो हियरिंग है वो कब शुरू करेगी। आगे आप क्या करेंगे? आप भी एक याचिका करता है कि आप सुप्रीम कोर्ट पे जाके दोबारा पेशकश करेंगे कि जल्द से जल्द इसकी हियरिंग हो, क्योंकि आपको इसको लेकर कई सारी दिक्कतें हैं। आगे लड़ेंगे, जमहूरी तरीके से लड़ेंगे, जनता को अवेयर कराएंगे कि इस तरह का एक गलत कानून बीजेपी ने बनवाया। क्या कल कोर्ट और बीजेपी चाहेगी कि हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में कोई गैर हिंदू बैठ जाए? क्या सिख धर्म के प्रबंधक कमेटी में लोग जाके बैठ जाए जो सिख नहीं है? क्या बोध गया ट्रस्ट में कोई जाकर बैठ जाए जो हिंदू और बौद्ध नहीं है? ये कौन सा इंसाफ है? ये तो क्वासी जुडिशरी बॉडी है, ये तो कोई रिलीजियस बॉडी है, ये तो मान नहीं रही है ना कहीं ना कहीं। वो आप वहां पर मुस्लिम समुदाय का बहुमत हो, ये तो सरकार, ये तो कोर्ट भी मान रहा है। एक बात सुनिए, मस्जिद कौसे बॉडी है, दरगाह क्या है, खानखा क्या है, मुसाफिर खाने क्या है, कब्रस्तान क्या है, ईदगाह क्या है? ये आप सेलेक्टिवली बोलते नहीं सेकुलर है और वो सेकुलर नहीं है। बताइए, पार्लियामेंट का कानून है सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, बोध गया ट्रस्ट है जहां पर सिर्फ बौद्ध और हिंदू बन सकता है। आप इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, याद रखिए, नॉमिनेट कर रहे हैं। नॉमिनेट किसको करेंगे? आप अपने चहितों को करेंगे, जो हुक्म होगा आका का झुक जाएंगे। और एक बात याद रखिए, आरएसएस के सरसंघचालक ने कह दिया है कि हमारे मेंबर्स आरएसएस के काशी और मथुरा का इशू उठा सकते। अब जब उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनेगा, ये सब तमाशे करेंगे ना, क्या क्या नहीं करेंगे, देखते जाइए आप। हमारा एप्रीहेंशन यही है। और खास तौर से बाबरी मस्जिद के जजमेंट में तो कहा दिया गया था वक्फ बाय यूजर नहीं निकाल सकते आप, नॉन रेट्रोगेशन प्रिंसिपल की बात की गई थी। तो ये तमाम खदशात है, एप्रीहेंशन है। और ये जो ऑर्डर आया है, हम इससे मुतमईन नहीं है। यही तो बात पर्सनल लॉ बोर्ड ने कही, हमने अपने लॉयर निजाम पाशा से बात की, हमने सब ये देखा है। उम्मीद है कि अभी सुप्रीम कोर्ट अभी भी कह रहा है कि जब इसकी फाइनल हियरिंग होगी और जब भी वो होगी तब उसमें आप बाकी प्रावधानों को लेकर और जो अभी प्रावधान है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दिया है उसकी वैलिडिटी को लेकर भी आप दलील दे सकते हैं, उसको लेकर भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। तो उसका भी हमें इंतजार होगा। शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी, यहां पर अपनी भूमिका यहां पर रखते हुए।